हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल दृष्टि एनसीईआरटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। गाइस, हमने कल क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 किया था। आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। सो गाइस, हमारा चैप्टर नंबर 3 है आरंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता। गाइस, ये आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी। फिर हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया। जेम्स लुइस ने लोकप्रिय नाम चार्ल्स मैसन 1826 में हड़प्पा का यात्रा किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो कि एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा पूरा स्थल मिला। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। C14 के अनुसार 2350 से 1750 BC। गाइस, इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना कि एक कांस्य युगीन सभ्यता और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसका सबसे पहले उल्लेख जो किया चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। फिर जेम्स लुइस ने 1826 में हड़प्पा की यात्रा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता था कि पुरातात्विक संस्कृति में प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा पूरा स्थल मिला था और इसका निर्धारण काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, लेकिन C14 के अनुसार 2350 से 1750 BC। नेक्स्ट हम करते हैं हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। वहाँ पे शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मन के बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। सो गाइस, यहाँ पे जो संस्कृति खोजी गई थी, हड़प्पा संस्कृति खोजी गई थी, उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD हिंदी में E लिखा होता है। ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE कॉमन एरा तथा BC की जगह BCE बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। सो गाइस, ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि ईसा पूर्व और BC क्या होता है। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति चोलिस्तान था। रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र था। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट हमारा था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? कनिंघम का भ्रम था कि जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया था। पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्त्रोत्रों, साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा तथा इसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिली अभिलेखों का संकलन, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रारंभ में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाले जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कई अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाले, जिससे अनुमान लगाया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। फिर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि SN राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। सो गाइस, यहाँ हम देखते हैं फिर जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए।
1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। सो गाइस, यहाँ पे जनरल जो थे EM व्हीलर ने ये पहचाना कि खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कालीबंगा और लोथल से हमें क्या मिला, तो हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। नेक्स्ट आता है हमारा निर्वाह के तरीके। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। हड़प्पा स्थलों में से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। तो बाजरा हमें गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुआ, तो लेकिन चावल के दाने कम पाए गए। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां भी शामिल हैं। सो गाइस, किस किस की हड्डी शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है। सो भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी में हड़प्पा सभ्यता कहाँ थे। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा में अनाज के दाने कुछ मिले जिससे कृषि के संकेत मिलते हैं। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ ये इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। हड़प्पा में खेत जोतने के लिए वहाँ पे बैलों का प्रयोग होता था। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। सो गाइस, चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। तो राजस्थान से हमें क्या मिला, राजस्थान से हमें मिला जुते हुए खेत। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान हैं जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। गाइस, हमें हड़प्पा सभ्यता में जो सामान मिला उससे ये सब अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे जैसे अनाज के दाने मिले थे तो कौन कौन से अनाज उपजाए जाते थे। अब दो हल एक साथ समकोण रेखा में मिले तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे दो तरह की फसलें उगाई जाती थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब हमें कहा है कि गुजरात में जो जलाशय मिले उसका प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। नेक्स्ट हमारा आता है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे प्रसिद्ध, लेकिन सबसे पहले हमारा खोजा गया हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो से महायोगीश्वर की मूर्ति मिली है जिसके दाएं बाएं चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी और चरणों में 2 हिरन बैठा है। सर जॉन मार्शल ने इसे शिव का प्राचीनतम रूप माना है। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई है। एक निश्चित अनुपात की होती थी जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। गाइस, वहां पे ईंटें मिली है जो कि धूप में सुखाकर और भट्टे में पकाकर बनाई होती थी जो कि अनुपात में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की
चार गुनी और 2 गुनी होती थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब का निर्माण ईंट और प्लास्टर से किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने हेतु प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियां 2 तरफ से बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। गाइस, हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जो है एक स्नानागार बनाया था। ईंटों से स्नानागार अच्छा सा बना दिया गया था और उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया गया था। अच्छे से प्लास्टर कर दिया गया था और प्लास्टर के ऊपर भी चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। बहुत अच्छा स्नानागार बनाया था। नेक्स्ट आता है हमारा हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अब भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ली जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीनतम संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कई बेहतर संरक्षित था। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। गाइस, यहाँ पे ये बताया गया कि हर घर में अपना एक स्नानागार होता था। मोहनजोदड़ो में हर घर में अपना एक स्नानागार होता था और घर की जो नालियाँ थी वो शहर की नालियाँ से मिल जाती थी। अब नेक्स्ट हमारा आता है दुर्ग। नगरों की विशेषता। नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा लेकिन अधिक ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वीय नगर दुर्ग कहा है जबकि निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। यहाँ पे जो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाकों में था। तो हमने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जलाशयों के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी है। जलाशय किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियों गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यहाँ से गोदीबाड़ा मिला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सभ्यता का अंत। इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया? लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चेलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। इस संस्कृति को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरे लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद मनकों का समाप्त हो जाना, इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियाँ कहा गया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज का अंत हो गया था। मोहरों लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृदभांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे
परिवर्तनों से इस स्तर का बल मिलता है। जल निकास प्रणाली नष्ट, नदियों का सूख जाना। सो गाइस, इस तरह सभ्यता का जो है अंत हो गया था। सो गाइस, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता ये खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।